हेलो बच्चों बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय ए। ये हमारे पास एक ए सेट गिवन है। क्या सेट गिवन है? द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ये जो हमारे पास फर्स्ट कर्व है और ये जो सेकंड कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है वो क्या गिवन है? π/2 प्लस n/3। तो बोल रहा है कि देन द नेचुरल नंबर n इज इक्वल्स टू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये तो हमारा एक सर्कल है, इक्वलिटी हटा दो, इनइक्वलिटी हटा दो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक तो ये तो यूनिट सर्कल है, सेंटर एट द ओरिजिन, जहाँ सेंटर क्या है? ओरिजिन पर है। ठीक है, ये तो हो गया यूनिट सर्कल हमारे पास। अब इसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका जो एरिया होगा इनसाइड द सर्कल ये हो जाएगा। और ये तो हमारा पैराबोला है, यहाँ से इनइक्वलिटी हटाओ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हो? माइनस कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1। वाई में स्क्वायर है तो जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरी बात की जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो जो पैराबोला बनेगा वो किसके अलॉन्ग होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात की इसका वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला का? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। तो वर्टेक्स क्या हो गया? 1,0। कहने का मतलब है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा ये पॉइंट हो जाएगा 1 है। ये यूनिट सर्कल है, ये 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? -1 और ये हो गया 1। अब अगर हम लोग पैराबोला ड्रॉ करेंगे, अच्छा पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कि पैराबोला वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो वाई एक्सिस के लिए क्या करो? एक्स का वैल्यू 0 डाल दो। तो यहाँ पे देखो, ये पैराबोला में यहाँ पे अगर हमने एक्स का वैल्यू 0 डाला तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? +-1। अब फाइनली हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। ये पैराबोला ऐसे आएगा, इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, ये यहाँ से इस पॉइंट से, और दूसरा क्या होगा हमारा? ये ऐसे पास करेगा पैराबोला, ये होगा। ठीक है, अब ये जो एरिया है सर्कल का एरिया क्या है? अच्छा उससे भी पहले पैराबोला का एरिया क्या होगा? वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो तुम करो क्या कि कोई भी एक पॉइंट उठा लो, मान लो ओरिजिन उठा लिया, ओरिजिन इस इनइक्वलिटी में पुट करो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कर गया सेटिस्फाई। इसका मतलब कि इस पैराबोला का जो एरिया होगा वो इनसाइड द पैराबोला, मतलब ये जो रीजन होगा ये इनसाइड द पैराबोला, ये रीजन आ जाएगा पैराबोला का। सर्कल का भी अंदर है, तो कॉमन शेडेड रीजन क्या होगा? कॉमन शेडेड रीजन जो होगा वो ये होगा, ये। ठीक है, और यही हमें एरिया चाहिए, ये कॉमन शेडेड रीजन होगा, ये एरिया चाहिए। और यही एरिया किसके इक्वल है? π/2 प्लस n/3 के। तो हमें क्या करना है? n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ये देखो, जो एरिया होगा रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए तुम क्या करो कि इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, और उसके बाद क्या करो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है ना, इसको निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया सेमी सर्कल का क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का रेडियस क्या है? 1, तो ये हो गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना होगा? फ्रॉम 0 to 1, यहाँ से इंटीग्रेट करना होगा, ये फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे ये क्या होगा? फंक्शन क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स इंटू, सॉरी, यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या होगा? x का वैल्यू होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई एक्सिस के लॉन्ग एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रखना x एक्सिस के लॉन्ग नहीं निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? π/2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? y, यहाँ से क्या होगा? y³/3 फ्रॉम 0 to 1, तो ये हो गया π/2 प्लस 2।
अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे π/2 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3। तो ये क्या हो गया π/2 प्लस 4/3। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये किसके इक्वल है π/2 प्लस n/3। ठीक है, π/2 प्लस n/3। तो यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है देख लो 4। तो यहाँ से क्या हो गया दिस इम्प्लाइज डेट n इज इक्वल्स टू 4। यही हमारा आंसर हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है ऑर्थो सेंटर इज 1,2, सर्कम सेंटर इज 2,3 एंड द इक्वेशन ऑफ साइड सी ए इज y इज इक्वल्स टू 0, देन द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल्स टू। बोला है कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 1,2, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2,3, और ये ट्रायंगल के एक साइड का इक्वेशन गिवन है, सी ए जो साइड है ना ट्रायंगल का उसका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा है देन द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो जो सर्कम सर्कल है उसके रेडियस का स्क्वायर बताओ क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना सिर्फ तुम्हें अगर ये पता है कि जैसे ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऐसे कहीं पे होगा ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल का। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ये होता है सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर ये हो गया सर्कल, सर्कम सेंटर का मतलब ये हो गया कि ये जो होगा ना सर्कल, ये तीनों इससे पास करेगा, वर्टेक्स से पास करेगा, ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है, अब चलो मैं इसको ना एग्जैक्टली बना ही देता हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा थोड़ा देखने में ये सर्कल टाइप का नहीं लिप्स टाइप का हो गया, बट ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर इसको हमने ए बी सी ट्रायंगल बोला। बस अगर तुम्हें ये पता है ना कि जो ऑर्थो सेंटर, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का जो इमेज होता है एलोंग एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी साइड पर, मान लो ए बी साइड ले लो, बी सी या सी ए, किसी भी साइड पर अगर तुमने ऑर्थो सेंटर का इमेज लिया तो वो जो इमेज आता है वो कहाँ आता है सर्कम सर्कल पे लाई करता है। जैसे ये हमारा सर्कम सर्कल है, ये क्या है हमारा सर्कम सर्कल है। अगर मैंने इस ऑर्थो सेंटर का इमेज लिया तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ लाई करेगा एच डैश, ये सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो सर्कम सर्कल है उसके रेडियस का स्क्वायर बताओ। तो अगर ऑर्थो सेंटर का इमेज कहाँ लाई किया सर्कम सर्कल पे, और सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है 1,2, मान लेते हैं सर्कम सेंटर यहाँ पे समथिंग लाइक यहाँ पे 1,2। ठीक है, ये भी गिवन है, ऑर्थो सेंटर भी गिवन है। ऑर्थो सेंटर का इमेज लिया हमने लॉन्ग द लाइन बी सी, तो ये जो पॉइंट है एच डैश, जो एच का हमारा इमेज है ये तो सर्कम सर्कल पे लाई कर रहा है। अब सर्कम सेंटर और ये पॉइंट एच डैश को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, नहीं मिल जाएगा, ये तो सर्कम सेंटर है ना, इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा देखने में ना फिगर थोड़ा ये बन गया, चलो एक काम करते हैं थोड़ा और फिगर को प्रॉपर बनाने के लिए लाइक मान लेते हैं यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है और ये है सर्कम सेंटर, इसका इमेज लिया कुछ यहाँ लाई कर गया, ये हमारा एच डैश पॉइंट है। ठीक है, ये एच डैश है। अब ये हमारा सर्कम सेंटर है, अगर हमने सर्कम सेंटर को एच डैश से ज्वाइन कर दिया तो रेडियस आ जाएगा। अब रेडियस का स्क्वायर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसलिए कि सर्कल के एक साइड का इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए साइड ऑफ ए सर्कल, एक साइड का इक्वेशन क्या गिवन है बच्चे, इज y इज इक्वल्स टू 0। एक साइड का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या एक्स एक्सिस, और फिर हमें पता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट का इमेज लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो उस पॉइंट का क्या होता है y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने लिया इमेज ऑफ
1,2 1,2 क्या हमारा ऑर्थो सेंटर इन y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब डेट इज x एक्सिस, x एक्सिस पे लिया तो ये हमारा क्या बन गया बच्चे, इज y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा 1,-2। अब बच्चे ये जो पॉइंट है ना ये सर्कम सर्कल पे लाई कर रहा है, इसको ध्यान में रखना। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सर्कम सेंटर गिवन है 1,2 सॉरी 2,3 एंड 1,2, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, क्या होगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -(-2) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √1² प्लस 5² ये क्या हो गया √26। ये क्या हो गया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो हमसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, इसको हमने r बोल दिया, तो r² क्या होगा √26 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 26, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है x इंटू dy/dx। ठीक है, -y इज इक्वल्स टू x² x e पे पावर x प्लस e पे पावर x -1। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r - 0। ठीक है, यहाँ पे x क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। फिर यहाँ पे क्या गिवन है कि y1 इज इक्वल्स टू e-1 एंड y(2) इज इक्वल्स टू k इंटू y1 प्लस 2। तो बोल रहा है k का वैल्यू निकालो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगेगा। ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये क्या हो गया हमारा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों साइड x से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा dy/dx माइनस y/x इज इक्वल्स टू x e पे पावर x प्लस e पे पावर x -1। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन चलो और लिख देता हूँ, dy/dx प्लस ऑफ -1/x इंटू y इज इक्वल्स टू x e पे पावर x प्लस e पे पावर x -1। अब ये साफ साफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट का है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। p का काम क्या कर रहा है -1/x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e पे पावर p dx, तो p का है -1/x dx। ठीक है, तो क्या होगा e पे पावर -1/x dx, 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log e पे पावर -ln x। इस माइनस को x के ऊपर ले जाओ तो e पे पावर ln और ये क्या हो जाएगा x पे पावर -1। e और ln कैंसिल होके क्या आ जाएगा x पे पावर -1 1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q। अब q का काम क्या कर रहा है बच्चे, q का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x e पे पावर x प्लस e पे पावर x -1 और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx और लास्ट में क्या करेंगे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया y 1/x, बेटा ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा x e पे पावर x प्लस e पे पावर x -1 dx प्लस का c। अब बच्चे इस पे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x e पे पावर x प्लस e पे पावर x का इंटीग्रल क्या होगा e पे पावर x -1 का इंटीग्रल क्या होगा x प्लस का c। सॉरी अलग अलग किया तो यहाँ पे dx भी डालना होगा और प्लस e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x -x प्लस का c। अब बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा x और सेकंड फंक्शन क्या e पे पावर x, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल e पे पावर x dx प्लस e पे पावर x -x प्लस c। e पे पावर x का इंटीग्रल क्या होगा e पे पावर x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x e पे पावर x -x प्लस का c। ठीक है,
तो फाइनली हमें क्या मिला, y 1/x इज इक्वल्स टू एक्स ई पे पावर एक्स माइनस एक्स प्लस का c। ये तो हमारा मिल गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, पहला कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू e माइनस 1। पहला जो कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू e माइनस 1। यहाँ पे भी ना बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बेटा y के साथ जो लिखा हुआ है ना ये 1, ये x का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करूँ, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, e माइनस 1। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल जाएगा, x की जगह 1 पुट करो, y की जगह क्या पुट करोगे, e माइनस 1। तो देख लो y की जगह क्या पुट करोगे, e माइनस 1, और x की जगह क्या पुट करोगे 1। तो यहाँ पे 1, x की जगह 1 पुट करो, 1 इंटू ई पे पावर 1 माइनस 1 प्लस का c। तो यहाँ से हमें क्या मिला, e माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिल गया, 0। अब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो किस फॉर्म में है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। ये तो जनरल सॉल्यूशन था, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। अब हमें क्या मिला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू 1/x इज इक्वल्स टू एक्स ई पे पावर x माइनस एक्स। बेटा ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन और गिवन है। दूसरा कंडीशन क्या है, y ऑफ 2 k इंटू y ऑफ 1। ये गिवन है y ऑफ 2, यहाँ पे y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू k y1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू k इंटू y1 और ब्रैकेट में y ऑफ 1 प्लस का 2, ये गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करो कि यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y हो गया एक्स स्क्वायर ई पे पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो कंडीशन है ना इसे अप्लाई करो, और हमें क्या चाहिए, k का वैल्यू चाहिए, तो ये कंडीशन अप्लाई करो। y ऑफ 2 क्या होगा, ठीक है, y ऑफ 2 का मतलब x की जगह हमें क्या पुट करना है, y ऑफ 2 पहले निकाल लो। y ऑफ 1 निकाला है ना हमने, y ऑफ 2 क्या होगा, मतलब x की जगह 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से पुट करके देख लो। x की जगह 2, तो 2 स्क्वायर ई पे पावर 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 4 ई स्क्वायर माइनस 1। ये हमें क्या मिला है, ये हमें मिला y ऑफ 2। तो y ऑफ 2 हमें क्या मिला, 4 ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हमारा बन गया लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ बन गया 4 ई स्क्वायर माइनस 1। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, k इंटू वाई ऑफ 1। तो k, और ये जो y ऑफ 1 है ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लो y ऑफ 1 क्या मिल रहा हमें, e माइनस 1। तो यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे डालोगे e माइनस 1 और ब्रैकेट y ऑफ 1 फिर हो जाएगा e माइनस 1 प्लस का 2, और यहाँ से हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 4 ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू k e माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा e प्लस 1। तो e माइनस 1 और e प्लस 1 क्या हो जाएगा, k e स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, k इज इक्वल्स टू 4। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट R1 एंड R2 बी रिलेशंस ऑन द सेट दिस। R1 एक रिलेशन है इस सेट में। सेट हमारे पास क्या, सबसे पहले सेट लिखते हैं। सेट जो हमारा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ये तो सेट है। इस सेट में दो रिलेशन डिफाइन किया, एक तो R1 रिलेशन डिफाइन किया, एक R2 रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। अब R1 क्या बोल रहा है रिलेशन, R1 बोल रहा है कि P द सेट ऑफ ऑल P कॉमा P पे पावर n, जहाँ पे क्या है P इज़ अ प्राइम नंबर, ये हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है, एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज़ एन इंटीजर। सबसे पहले बच्चों ना तुम समझो कि रिलेशन में क्या गिवन है। रिलेशन में गिवन है कि जो P होगा वो P पे पावर n से एसोसिएट होगा। पहली बात, जहाँ पे P हमारा प्राइम नंबर है
और जो n है वो 0 या 0 से बड़ा इंटीजर है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो भी रिलेशन के एलिमेंट आएंगे, जो भी ऑर्डर पेयर में रिलेशन के एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट का जो रेंज होगा वो क्या होगा, फ्रॉम 1 to 50। अगर रिलेशन हमने सेट ए में डिफाइन किया है, सेट ए में फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो भी नंबर्स आएंगे वो 50 से बियॉन्ड तो आ ही नहीं सकता है, ग्रेटर देन 50 नहीं आ सकता है, लेस देन 1 नहीं आ सकता है। ठीक है, पहली बात। तो हम R1 को लिखते हैं। R1 को लिखने से पहले हम 1 से लेके 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना वो लिखते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर है? सबसे पहला प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9, 10 नहीं है, 11 हो जाएगा। 11 के बाद हो जाएगा 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, फिर हो गया 31, फिर हो गया 37, ये हो गया 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स आ गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 प्राइम नंबर्स आ गए। अब हमें R1 रिलेशन लिखना होगा। R1 रिलेशन क्या होगा? R1 जो रिलेशन होगा 2 पे पावर 0, बिल्कुल आ जाएगा ये। ठीक है, n का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं और 0 से ग्रेटर इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, देखो 2 और ये 2 पे पावर 0 क्या 1, तो ये दोनों जो नंबर है इससे टे में लाई कर रहा है। फिर क्या होगा? 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। बच्चे और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे लिखना होगा तुम्हें। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तुम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ रहे हैं। 2 पे पावर 3 भी आ जाएगा, 2 पे पावर 4 भी आ जाएगा, 2 पे पावर 5 भी आ जाएगा। ठीक है, 2 पे पावर 5 क्या होगा? 32। 2 पे पावर अगर तुम 6 लोगे तो 50 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी दूसरा प्राइम नंबर 3 पे स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो नंबर ऑफ़ रिलेशंस है ना, ये अब कम होने लगेंगे। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा ना, नंबर ऑफ़ रिलेशंस कम होने लगेंगे। अगर तुम 3 लेते हो तो 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, फिर 3 पे पावर 3 हो जाएगा। 27 के बाद अगर 3 पे पावर 4 लोगे क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा 5, तो 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तुम चाहो टोटली कैलकुलेट कर सकते हो। 2 से कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 3 से कितने बन रहे हैं, 5 से कितने बन रहे हैं। 5 पे पावर 2 भी एक्सेप्टेबल है, 5 स्क्वायर 25, बट 5 पे पावर 3 नहीं ले सकते। उसके बाद 7 आते हैं, तो 7 पे पावर 0 एक रिलेशन बन जाएगा, 7 पे पावर 1 भी बन जाएगा, 7 पे पावर 2 भी बन जाएगा। ठीक है, 49 होगा, 7 2 से, ये 7 इंटू 7 49। 8 पे बनेगा क्या? तो 8 पे भी बन जाएगा। 7 के बाद, सॉरी 8 तो आएगा नहीं ना, 7 के बाद 11 पे बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? 11 पे पावर 0 और 11 पे पावर 1। ठीक है, उसके बाद 13 पे बनेगा क्या? तो 13 पे भी बन जाएगा। अब तुम यहाँ से ना थोड़ा ध्यान दो कि 11 के बाद ये जितने प्राइम नंबर्स हैं, इसमें इस प्राइम नंबर से 2 ही रिलेशन आएगा। ठीक है, 13 जैसे 11 से आ रहा है ना, 2 रिलेशन, 11 और एक 11 पे पावर 0 एक रिलेशन होगी, 11 इंटू 11 पे पावर 1, ये 2 रिलेशन आ गया 11 से। 13 से भी 2 ही रिलेशन आएगा। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 नंबर्स है ना, इससे 2 रिलेशन आएगा। तो कितने हो जाएंगे? 20। ऐसे करते जाओगे लास्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 47 और 47 पे पावर 0 और 47 और 47 पे पावर 1, ये आ जाएंगे रिलेशन। अब काउंट कैसे करेंगे? इन सारे नंबर से 2 रिलेशन आया, अब 2 से देखो कितना रिलेशन आया। 2 से रिलेशन आया 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1, ये देखो 2 से कितने आ रहे हैं? 2 4 6 आ रहे हैं। 3 से कितने आ रहे हैं? 2 4 4 आ रहे हैं। और 5 से कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 7 से कितने आ रहे हैं? ये भी 3। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? 20, यही होगा ना रिलेशन। तो ये 20 प्लस 10 प्लस 20, 30 प्लस 6, तो ये 36
एलिमेंट्स आ गए किस में, R1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी R2 रिलेशन में। R2 रिलेशन में क्या बोल रहा है, R2 P ऑफ Pn, P इज़ अ प्राइम नंबर एंड n इज इक्वल्स टू 0 और 1। P हमारा प्राइम नंबर है और n का वैल्यू, अब इस रिलेशन को समझो, P हमारा प्राइम नंबर है और n का वैल्यू सिर्फ हमें 0 और 1 लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो R2 रिलेशन है ये क्या बोल रहा है, R2 रिलेशन बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल P कॉमा Pn, जहाँ पे क्या बोल रहा है, P इज़ अ प्राइम नंबर, P इज़ अ प्राइम नंबर, P हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, एंड n का वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, 0 ले सकते हैं एंड n इज इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं। तो अगर हमने n का वैल्यू 0 और 1 लिया तो हर एक प्राइम नंबर से दो दो रिलेशन आ जाएगा। टोटल कितने हैं, 10, 11, 12, 13, टोटल 14 प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ रिलेशन इन R2 ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू 2 28, 28 रिलेशंस आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखना, R1 माइनस R2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2। तो सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन R2, ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 28, यही होगा ना, यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा बच्चे आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में देखो, इन द एलिप्स, ये हमारे पास एलिप्स है और ये हाइपरबोला है, ठीक है। अब ये एलिप्स और ये हाइपरबोला ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, अल्फा का वैल्यू निकालो। एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बस अगर तुम्हें एक बात पता है कि इफ़ एलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, तो होता क्या है, ये होता है कि एलिप्स और हाइपरबोला ये कॉनफोकल हो जाते हैं। कॉनफोकल होने का क्या मतलब है, इनका फोकस सेम होता है। जैसे एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, तो इनका अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉनफोकल होते हैं। मतलब कॉनफोकल होने का मतलब कि जो फोकस होगा एलिप्स का और जो फोकस होगा हाइपरबोला का ये सेम होगा। अब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पर हाइपरबोला और एलिप्स इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ से तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यही मतलब है, ठीक है। तो एलिप्स और हाइपरबोला जब भी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे देन दे आर कॉनफोकल। अगर ये बात पता है तुम्हें तो ये क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एलिप्स क्या है हमारे पास, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 36। 36 से डिवाइड करते बोथ साइड, तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बच्चे a² का वैल्यू 9 आया एंड b² का वैल्यू हमें क्या मिला, 4। हाइपरबोला का, सॉरी, एलिप्स का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ये रिलेशन पता होगा, b² इज इक्वल्स टू a² 1 माइनस e²। तो यहाँ से b² का वैल्यू है 4, a² का 9, 1 माइनस e²। तो यहाँ से क्या मिला, 1 माइनस e² इज इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, e² का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 4/9, तो ये क्या हो गया 5/9। तो यहाँ से e का वैल्यू हमें क्या मिला, √5/3, ठीक है। जो फोकस होता है एलिप्स का वो क्या होता है, ए का वैल्यू निकालो। तो ए का वैल्यू क्या हमारे पास, यहाँ से देख लो, ए का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ई हमने क्या निकाला है, √5/3, तो क्या हो जाएगा √5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो फोकस होगा ये क्या होता है, प्लस माइनस a, 0। तो फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a√5, 0। बच्चे इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये हमें क्या मिला, ये हमें एलिप्स का फोकस मिला। अब आ जाओ हाइपरबोला पे। हाइपरबोला क्या गिवन है, α² x², α² x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 4। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, 4 से डिवाइड कर दो, तो α² x²/4 माइनस y²/4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² अपॉन 4 अपॉन α² माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1।
बेटा यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 4/α² एंड बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। हाइपरबोला के सेंट्रिसिटी क्या होता है, √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा, √1 प्लस बी स्क्वायर इज 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो गया 4/α²। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस α²। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लो, हाइपरबोला के केस में ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 2/α। तो ए ही क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा 2/α, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1 प्लस α² से। हाइपरबोला के फोकाई को हमने S1 बोला, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 2/α √1 प्लस α², जो कि किसके इक्वल होगा, ये एलिप्स क्या है, ये फोकस के इक्वल, प्लस माइनस √5 प्लस माइनस √5, 0। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम इक्वेट कर दो, अब तुम क्या करो, इक्वेट कर दो यहाँ से, बस क्वेश्चन सॉल्व है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अब यहाँ से इक्वेट करो, 2/α √1 प्लस α² किसके इक्वल होगा, √5 के। तो यहाँ से 2/α √1 प्लस α², ये क्या होगा, √5 के। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या होगा 4/α², ये हो जाएगा 1 प्लस α² इज इक्वल्स टू 5। तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 1 प्लस α² इज इक्वल्स टू 5α²। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4 प्लस 4α² इज इक्वल्स टू 5α²। तो यहाँ से हमें मिला α² इज इक्वल्स टू 4 इम्प्लाइज α इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो निकाल लिया हमने अल्फा का वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी। और जब भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखना आंसर जो होता है वो हमेशा इंटीजर में आता है। ठीक है, फ्रैक्शनल आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर ये आंसर में नहीं आ सकते। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पेयर्स ए बी ऑफ रियल नंबर्स सच डैट a प्लस आयोटा बी पे पावर 2021 इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी होल्ड्स गुड इज। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास a प्लस आयोटा बी पे पावर 2011 लिखा है, और ये किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा बी के। तो a और b के पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज़ बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी के पॉसिबल वैल्यूज़ बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं, लेट हमने मान लिया z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, z पे पावर 2011 इज इक्वल्स टू z कंजुगेट, इसमें हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो भी इक्वल होगा। तो दोनों साइड हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया। फिर हमें पता है कि मॉड ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, तो ये मॉड ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z पे पावर 2011, और यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, जो बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है, जिसको ब्लंडर कह सकते हैं हम लोग, वो एक z ऐसे लिखेंगे, z पे पावर एक कैंसिल कर देंगे, 2010 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख देंगे, या इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड कर देंगे यहाँ से, जो कि ब्लंडर हो जाएगा। इससे क्या होता है बच्चे, रूट लॉस होता है, डिवाइड नहीं करते हम लोग। क्या करेंगे यहाँ से, मॉड ऑफ z 2011 माइनस मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, मॉड ऑफ z कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ z पे पावर 2010 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, और मॉड ऑफ z पे पावर 2010 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो ए और बी का पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0। तो ए और बी का तो एक वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है,
अब आते हैं इस इक्वेशन में, मॉड ऑफ z क्या है हमारे पास, 2010 इज इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड ठीक है, उससे पहले क्या करो, इस इक्वेशन में नहीं आओ, ठीक है। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला, एक तो सॉल्यूशन मिल गया। दूसरी बात क्या है कि z पे पावर 2011, ये क्या हमारे पास z कंजुगेट है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि z से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, z इंटू जेड कंजुगेट, z इंटू जेड कंजुगेट क्या होगा, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z पे पावर क्या हो जाएगा 2011, ये हो जाएगा 2012 और ये हो जाएगा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मॉड ऑफ z क्या गिवन है, यहाँ से देखो मॉड ऑफ z पे पावर 2010 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 पे पावर क्या होगा 1 अपॉन 2010, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या डालेंगे 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर विच इज़ 1। तो z पे पावर 2012 इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 2012। ऐसे 2012 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिस पे तुम ऐसे 2012 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसका पावर, जिसका वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2012 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से आया क्या 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे बच्चे 2012 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2013, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या लिखा है यार, s इंटू 5 कॉट, ये क्या लिखा है यहाँ पे s कॉट, चलो देख लेता हूँ इसका आंसर किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए आंसर। एक सेकंड के लिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे मिस प्रिंट है ना, ये पता नहीं चल रहा है, एक सेकंड के लिए इसको भी साइड करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। कॉट और ये क्या है सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 5 और यहाँ पे क्या है कॉट इनवर्स के स्क्वायर प्लस के प्लस का 1, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉट सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, क्यों, बिकॉज कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है, इसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉट सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 5 tan इनवर्स, अब इसमें क्या किया 1 अपॉन, इसको 1 रखा के इंटू के प्लस 1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉट सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 5 tan इनवर्स। अब बच्चे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के प्लस 1, न्यूमरेटर को के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के प्लस 1 इंटू के। अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ये सब ऐसे कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये जो है tan इनवर्स के फॉर्मूले पे आ जाए। ये क्या होगा, ये हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे आ गया। x का काम क्या कर रहा है k प्लस 1 माइनस y का काम क्या कर रहा है tan इनवर्स 1, ठीक है ना। अच्छा k प्लस 1 माइनस के होगा, सॉरी, तो यहाँ पे k आ जाएगा। अब यहाँ पे जो समेसन है ये k इज इक्वल्स टू 1 to 5, ये तो बहुत आसान है, ये तो 5 ही है, तो ये कॉट लिख लो, चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, या 5 है 1 to 5 तो पुट कर दो। तो पहले में क्या होगा 1 पुट करोगे तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2 और
माइनस टेन इनवर्स 1, फिर प्लस 2 पुट करोगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, 3 पुट करोगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3, 4 पुट करोगे तो क्या होगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है 5 तक, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, तुम चाहो तो 1 2 पुट करो, सीधे 5 पुट करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। देख लो अभी कैसे। 4 पुट करोगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 4, ऐसे हो गया ना। और 5 पुट करोगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 6 माइनस टेन इनवर्स 5। अब तुम ये देखो, पहले ब्रैकेट का टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 2, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो गया। ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो ब्रैकेट है ना, अपने आगे वाले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से इसका कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 4 किससे कैंसिल हो गई, इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला -5 के साथ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे ये बचा ना कॉट, और यहाँ पे बचा टेन इनवर्स 6, एक बचा माइनस टेन इनवर्स 1। तो ये हो गया कॉट, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। तो क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हो जाएगा कॉट, और ये हो गया टेन इनवर्स 5/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 7/5। कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल होकर 7/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रहा था ना, अब समझ में आ गया ये है क्या, क्योंकि आंसर तो इंटीजर में आना चाहिए। तो ये 5 लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या लिखा है, ये 5 लिखा है। हमने तो सिर्फ इसको कैलकुलेट किया है ना, ये इसका वैल्यू क्या मिला हमें, 7/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 इंटू क्या आ रहा था हमारे पास, कॉट इनवर्स सॉरी कॉट ऑफ इनवर्स नहीं 5, और ये आ रहा है हमारे पास कॉट ऑफ समेसन के इज इक्वल्स टू 1 to 5, और ये कॉट इनवर्स क्या आ रहा था, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। बच्चे इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, 7/5। तो 5 इंटू 7/5, तो ये क्या हो गया, 7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।